हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस 98 पे। तो आज हम लोग बात करेंगे नागपुरी व्याकरण का एमसीक्यू सेट 2 का। सेट 1 करा दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और इसका थ्योरी क्लास यानी कि जो व्याकरण होता है, जैसे वर्ण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला। क्या कह रहा है कि ध्वनि जो है कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मौखिक। ध्वनि क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं तो क्या है, एक प्रकार का ध्वनि ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक भाषा कर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होएला। कह रहा है कि लिखित भाषा कर जो पहला विशेषता है वह क्या होता है। संकेतक चिन्ह होता है, या अक्षर होता है, कि ध्वनिग्राम होता है, कि ध्वनि नियम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत चिन्ह, ठीक है। संकेत चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, नागपुरी भाषा कर पहली इकाई का है के। बोल रहा है कि नागपुरी भाषा कर पहला जो इकाई है वह क्या है, ठीक है। तो आपको बताना होगा, जैसे ए है वर्णमाला, बी है शब्दकोश, सी है लिपि और डी है वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्ण। क्या है, वर्ण। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विचार विनिमय मतलब विनिमय खातिर भाषा का कौन रूप सबसे पहले चलन में आलक। विचार विनिमय, ठीक है, मतलब जैसे विचार विमर्श करने के लिए जो है भाषा का कौन सा रूप जो है सबसे पहले आया, तो ये बताना है आपको। तो सांकेतिक होगा, साहित्यिक, लिखित कि व्याकरणिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांकेतिक, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, नागपुरी भाषा संबंधित विचार सबसे पहले कौन रूप में करल जाएला। कह रहा है कि नागपुरी भाषा संबंधित जो विचार है सबसे पहले किस रूप में किया जाता है। तो ये ऑप्शन है भाषा के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, लिखित भाषा के आधार पर, बोलचाल भाषा के आधार पर। बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोलचाल कर भाषा कर आधार पर, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे बोल रहा है नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार होलक। क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा जो है उसको लिखने के लिए सबसे पहले किस लिपि का व्यवहार यानी किस लिपि का प्रयोग हुआ। ए ऑप्शन है रोमन लिपि, बी ऑप्शन है बंगाल लिपि, सी है देवनागरी लिपि और डी है कैथी लिपि। तो इसका जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले कौन हुआ था, कैथी लिपि में हुआ था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कैथी लिपि। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नागपुरी भाषा का आपन लिपि देवल में से कौन है के। बोल रहा है कि नागपुरी जो भाषा है उसका अपना लिपि जो दिया गया है उसमें से कौन सा है, कैथी है कि रोमन है कि देवनागरी है कि देवल कोनो नहीं। बताना है आपको नागपुरी भाषा का आपन लिपि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं, नहीं रोमन है, नहीं कैथी है, नहीं देवनागरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। 8 नंबर देखिए बोल रहा है कि सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन कौन लिपि में मतलब कौन कौन लिपि के मान्यता देवल जाएला। क्या कह रहा है सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखे के लिए जो है कौन सा लिपि का मान्यता दिया जाता है। तो बताना है आपको कैथी देवनागरी, कैथी बंगला, देवनागरी रोमन या बंगला देवनागरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी रोमन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विदेशी ईसाई पादरी मन नागपुरी के लिखे के लिए कौन लिपि का इस्तेमाल कर लें। जो विदेशी ईसाई यहाँ पे आए थे पादरी लोग, वो नागपुरी को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन पहला है देवनागरी, बी है रोमन, सी है बंगला और डी है कैथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन लिपि का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बंगला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बगैर देखे के लिए मिलेला।
कह रहा है कि बांग्ला जो लिपि है उसका व्यवहार नागपुरी भाषा में मतलब किस क्षेत्र में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। पहला है पूर्वी क्षेत्र में, बी है पश्चिमी क्षेत्र, सी है उत्तरी क्षेत्र और डी है दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि पूर्व में हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, कौन लिपि का व्यवहार नागपुरी में सबसे कम हुए है? कह रहा है कि किस लिपि का जो प्रयोग है नागपुरी में सबसे कम होता है। तो पहला ऑप्शन है कैथी लिपि, दूसरा है उड़िया लिपि, तीसरा है रोमन लिपि और चौथा है बांग्ला लिपि। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़िया लिपि। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपि का विशेषता है कि जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है और मात्रा जो है वह किस लिपि का विशेषता है। पहला ऑप्शन है रोमन लिपि, दूसरा है कैथी लिपि, सी है देवनागरी लिपि और डी है बांग्ला लिपि। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का उद्भव कौन लिपि में मानल जाएगा? मतलब जो देवनागरी लिपि है उसका उद्भव कौन सा लिपि में माना जाता है? तो ए ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि, बी है कुटिल लिपि, सी है शारदा लिपि और डी है गुप्त लिपि। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए कौन लिपि बगैर उपयुक्त है? कह रहा है कि झारखंडी जो भाषा है उसको लिखने के लिए कौन सा लिपि जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोमन लिपि, बी है देवनागरी लिपि, सी है ओल्चिकी लिपि और डी है ब्रांग-छिती। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। दूसर भाषा मन से आवल शब्द मन में का ए और औ मात्रा कर व्यवहार हो सकेला। मतलब जो दूसरी भाषा जो है, दूसरा भाषा, ठीक है, उसमें जो शब्द आता है जैसे ए और औ, ए और औ जो आता है तो उस मात्रा को व्यवहार जो है नागपुरी में किस रूप में किया जाता है? देखते हैं। यहाँ पर दिया है निहि, यानी कि अपवाद रूप में हो सकेला, हाँ या का जानी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपवाद के रूप में। देखिए ए जो और औ है उसका हम लोग किस रूप में प्रयोग करते हैं? औ के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अई कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है गे? कह रहा है कि अई जो है वो कौन वर्ण का विकल्प ध्वनि है? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है औ, तीसरा है ए और डी है ई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए 17 नंबर बोल रहा है कि औ विकल्प ध्वनि केकर ले व्यवहार होएला। औ जो ध्वनि है विकल्प जो नीचे दिया गया है उसमें से मतलब किस तरह से व्यवहार होता है? तो ऑप्शन ए है ई का, बी है आय का, सी है ओ और डी है देवल कोनो नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं, क्योंकि ये जो दिया गया है औ उसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ए और औ के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 18, क वर्ण कौन व्यंजन वर्ण कर खोजा में खेजा में आवेला। कह रहा है कि क जो वर्ण है वह जो नीचे दिया गया है चार ऑप्शन वह किस में आता है? तो ऑप्शन ए है उष्म व्यंजन, सेकेंड है संयुक्त व्यंजन, सी है अंतस्थ व्यंजन और डी है देवल कोनो नहीं। तो उष्म व्यंजन में कौन आता है? उष्म में आता है आपका स और ह। ठीक है, संयुक्त में कौन कौन आता है? संयुक्त में जैसे इस तरह से, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, तरह हो गया, ठीक है, यह हो गया, इस तरह से आता है इसमें। अंतस्थ में कौन आता है? तो अंतस्थ में य र ल व इस तरह से आता है और डी है ऑप्शन देवल कोनो नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं, क्योंकि क जो आता है वो किस में आता है? स्पर्श में आता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ख कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है कि? पहला है उष्म व्यंजन, बी है स्पर्श, सी है अंतस्थ और डी है संयुक्त। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे देखिए बोल रहा है इसमें घ कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला, मतलब जो घ है वह किस तरह के अक्षर भाग में आता है, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक या संयुक्त व्यंजन। तो देखिए घ जो है, देखिए बोला गया है कि पहला और तीसरा किस में आता है, अल्पप्राण में, और दूसरा और चौथा किस में आता है, महाप्राण में। ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा घ, तो घ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है टांगीनाथ गुमला जिला में आहे, मतलब टांगीनाथ जो मंदिर है गुमला जिला में है। ठीक है, तो बोल रहा है कि टांगीनाथ गुमला जिला आहे, वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा है कि, अब टांगीनाथ बताना है कौन संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टांगीनाथ स्पेशल बोला गया है, तो जब स्पेशल बोला जाता है तो वह किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और जो जनरल रहता है वो जातिवाचक में आता है। ठीक है, तो टांगीनाथ स्पेशल बोल दिया गया है टांगीनाथ के बारे में, तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, एक पेज ब्लैक हो चुका है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि राम रेखा में बड़का मेला लागेला, वाक्य में कै ठो संज्ञा है। तो इसमें देखिए राम रेखा में बड़का मेला लागेला, इसमें आपको बताना है कै गो संज्ञा है, 2 ठो, 3 ठो, 1 ठो या गोटोक नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 ठो हो जाएगा। कौन कौन, एक हो जाएगा राम रेखा, ठीक है, राम रेखा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, बड़का मेला। ठीक है, मेला हो जाएगा आपका दूसरा। तो इसमें क्या है, 2 संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है मुड़मा यात्रा में कै ठो खोड़हा नाचत रहे, वाक्य में कै ठो संज्ञा आहे। बोल रहा है कि मुड़मा यात्रा में कै ठो खोड़हा नाचत रहे, इसमें बताना है कि आपको कितने संज्ञा हैं, 2 ठो, 4 ठो, 3 ठो या 1 ठो। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 ठो, 1 हो जाएगा। देखिए राइट आंसर ये हो जाएगा 2 ठो। इसमें देखिए मुड़मा यात्रा 1 हो गया, 1, ठीक है, और 1 हो गया आपका खोड़हा। ठीक है, तो ये 2 आपका यहाँ पे संज्ञा है इसमें। नेक्स्ट देखिए डुमैर गछ में गोटको फूल नहीं रहे, क्या कह रहा है कि डुमैर गछ में गोटको फूल नहीं रहे, वाक्य में डुमैर गछ कौन तरह का संज्ञा है के। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि डुमैर गछ, ठीक है, तो आपको बताना है कि भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, ये समूहवाचक है। अब डुमैर गछ के बताना है, तो डुमैर गछ क्या है, जनरल है या स्पेशल है। तो डुमैर गछ क्या है आपका, स्पेशल है। तो स्पेशल रहता है तो किस में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है। ठीक है, देखिए गछ बोलता है तो गछ आपका जनरल आ गया, बहुत सारा गछ, कौन गछ पता नहीं है, बहुत सारा गछ का जाति होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डुमैर गछ बोल दिया है, डुमैर यानी कि स्पेशल हो गया वो, तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पेरवा घाघ में आप गोटको पेरवा न खाएं, में परवा घाघ कौन संज्ञा है के, पेरवा घाघ बताना है कौन संज्ञा है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे पेरवा घाघ बोल दिया है। ठीक है, घाघ तो है लेकिन कैसा घाघ है, पेरवा घाघ है, तो क्या हो जाएगा, स्पेशल हो गया, यानी कि यह आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। देखिए नेक्स्ट गोला बरद कर चाइल दमगर आहे, क्या कर रहा है, गोला बरद कर चाइल दमगर आहे, वाक्य में गोला बरद कौन संज्ञा है के। अब गोला बरद बताना है कौन संज्ञा है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है कि देवल कोनो नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट परसा गछ में झोंपा झोंपा फूल फूलल रहे, वाक्य में झोंपा झोंपा कौन संज्ञा है कि, आपको बताना है कि झोंपा झोंपा कौन संज्ञा है। तो झोंपा झोंपा मतलब क्या होता है, बहुत सारा, मतलब एक ही में बहुत सारा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, झोंपा झोंपा कहते हैं। ठीक है, तो क्या है यह, एक प्रकार से समूह में है, तो आपको बताना है कि कौन संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदायवाचक, क्योंकि झोंपा झोंपा बोला है यानी कि एक ही में बहुत सारा आता है तो उसको क्या कहते हैं, झोंपा झोंपा, यानी कि समुदाय में है, समूह में है। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए बोल रहा है कि इंद वन में हाथी रहना, वाक्य में इंद वन कौन संज्ञा है कि, इंद वन बताना है आपको कि कौन संज्ञा है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या देवल कोनो नहीं। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक। वन तो है लेकिन कैसा वन है, इंद वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, अगर वन बोलता तो वन आ जाता आपका जातिवाचक में, लेकिन इंद वन बोला है तो यह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
पंचघाघ में मूर्ख पानी बहत रहे, वाक्य में पंचघाघ कौन संज्ञा है कि आपको बताना है कि पंचघाघ जो है वह कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है कि देवल कोनो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए घाघ तो है लेकिन कैसा घाघ है, ये पंचघाघ है। ठीक है, पंचघाघ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको बताना है कमेंट करके कि पंचघाघ जो है वह किस जिला में है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अखरा में चार झन नाचत रहे, क्या कह रहा है, अखरा में चार झन नाचत रहे, वाक्य में अखरा कौन संज्ञा है कि, अब बताना है आपको कि अखरा जो है कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो अखरा कहने का मतलब हो गया बहुत सारा अखरा। ठीक है, अखरा का मतलब कहने का अर्थ हो गया बहुत सारा, जितने भी अखरा है सभी का बोध करा रहा है। तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे है कि सर्वनाम से संबंधित शब्द उदाहरण मन कौन शब्द कसौटी में आवेना, कह रहा है कि सर्वनाम से संबंधित शब्द जो है वह कौन सा उदाहरण कसौटी में आता है। तो ऑप्शन ए है विकारी, ऑप्शन बी है अविकारी, सी है सार्थक और डी है निरर्थक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकारी। ठीक है, विकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया से संबंधित शब्द में कौन शब्द रूप कर उदाहरण है क्या, भाववाचक, निरर्थक, विकारी, डी है अविकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसा है, विकारी का उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट है, सूर्य कौन तरह का शब्द रूप है के, सूर्य आपको बताना है कौन तरह का शब्द रूप है, देशज है, तत्भव है, विदेशज है या तत्सम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्सम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए बेर कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला, जो बेर है वह किस तरह के शब्द रूप में आता है, तत्सम में, तद्भव में, देशज में या विदेशज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, यह देशज है, बेर जो है देशज है। नेक्स्ट देखिए, ऑफिस कौन तरह कर शब्द कसौटी में राखल जाएला, जो ऑफिस है वह किस तरह के शब्द कसौटी में रखा जाता है, विदेशज में, तत्सम में, देशज में या तद्भव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदेशज में हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस जो है विदेशज में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दीर्घा में डिबरी राखल रहे, मतलब दीर्घा में जो है डिबरी रखा हुआ है उसी के बारे में बोल रहा है। तो वाक्य में कै ठो देशज शब्द कर व्यवहार हुए हैं, मतलब दीर्घा में डिबरी राखल है, इसमें बताना है आपको कै ठो देशज शब्द है, एक ठो, तीन ठो, दुई ठो या चार ठो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुई ठो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्रोत कर आधार पर लुगा शब्द कौन शब्द रूप में रखल जाए। स्रोत के आधार पर बताना है कि लुगा शब्द जो है किस शब्द के रूप में रखा जाएगा, देशज में, तत्सम में, तद्भव में, देवल कोनो नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, व्युत्पत्ति के आधार पर महाजन कौन तरह का शब्द रूप है के। अब महाजन बताना है आपको कि किस तरह का शब्द रूप है, रूढ़ है, हिंदी है, यौगिक है, देवल कोनो नहीं। तो जो महाजन है वह क्या है, देवल कोनो नहीं, नहीं हिंदी है, नहीं योग, नहीं रूढ़। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, मालो कर आयो सिलैट, सिलैट में सिलैट से चाउर पीसेला, क्या कह रहा है कि मालो कर आयो सिलैट से चाउर पीसेला, वाकई में सिलैट कौन तरह का शब्द है के। आपको बताना है कि जो सिलैट है वह किस तरह का शब्द है, तत्सम है, विदेशज है, तद्भव है या देशज है। तो जो यहाँ पे सिलैट है वह कैसा है, देशज है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट, एक महीना आगे हैं सुनीता कर लोटा पानी गुदैर गेलक, वाक्य में लोटा पानी कौन तरह का शब्द है के। लोटा पानी आपको बताना है किस तरह का शब्द है, अनुकरणवाची, देशज, अर्ध तत्सम या देवल कोनो नहीं। तो जो लोटा पानी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देशज है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाँचे के लिए हमरे भाषा में केकर व्यवहार करीला, क्या कह रहा है, संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे शब्द कर, वाक्य कर, सर्वनाम कर या विराम चिन्ह कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम कर। ठीक है, संज्ञा से हम लोग संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, हमरे मन कौन सर्वनाम कर बहुवचन रूप है के। हमरे मन बताना है, तो यह जो है किस सर्वनाम जो है ना, सर्वनाम बताना है कि सर्वनाम कर बहुवचन रूप है। आदर सूचक, निजवाचक, उत्तम पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। तो सर्वनाम अब जब पढ़ रहे थे हम लोग तो वहाँ पे देखे थे कि यह किस तरह का शब्द रूप था, उत्तम पुरुष वाचक। ठीक है, पहले आता है उत्तम पुरुष, उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, उसके बाद आता है अन्य पुरुष। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बोल रहा है कि नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर कै ठो भेद आहे। आपको बताना है कि नागपुरी भाषा में सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 ठो, 7 ठो, 5 ठो या 4 ठो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 ठो। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में 6 होता है। ठीक है, और आपका नागपुरी में कितना होता है, 7। 7वां कौन होता है, आदर सूचक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यह किताब के मोए तोर लागिन किन देख चाहत रहो। वाक्य में कै ठो सर्वनामिक पद कर व्यवहार हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कै ठो सर्वनामिक पद का व्यवहार हुआ है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 3 ठो सर्वनामिक पद का प्रयोग हुआ है। कौन कौन, एक हो गया आपका ए है, ठीक है, दूसरा हो गया मोए और तीसरा हो गया तोर। तो इसमें 3 ठो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि मोके आइज कॉलेज जायक आहे। वाक्य में कौन सर्वनामिक पद है के। आपको बताना है यहाँ पे, देखिए बोल रहा है कि मोके आइज कॉलेज जायक आहे में कौन सर्वनामिक पद है। मोके है, आइज है, कॉलेज है कि जायक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मोके। ठीक है, मोके हो जाएगा सर्वनामिक पद। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि यदि मैं मैच खेलता तो उमन जरूर हार जाता है। कौन तरह का वाक्य है के। आपको बताना है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कहने का मतलब सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, मतलब इसमें सारा चीज मिक्स रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, तेजुआ किताब पढ़ेला और सबके पढ़ुआएला। कौन तरह कर वाक्य रचना है के। आपको बताना है कि तेजुआ किताब पढ़ेला और सबके पढ़वाएला, ये जो है किस तरह का वाक्य रचना है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और देवल कोनो नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि तेजुआ किताब पढ़ेला और, देखिए जोड़ा गया है। ठीक है, 2 वाक्य को जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि ये वाक्य स्वाभाविक और तर्कसंगत नहीं है ना, उके कौन तरह कर वाक्य कहना। कह रहा है कि जो वाक्य जो है स्वाभाविक और तर्कसंगत नहीं होता है, उसे हम लोग किस तरह का वाक्य कहते हैं। सार्थक वाक्य, सुपट वाक्य, चौपट वाक्य या निरर्थक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरर्थक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य और विधेय केकर अंग है कहें। उद्देश्य और विधेय, ध्वनि कर, शब्द कर, वाक्य कर और क्रिया कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य कर। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य रचना तो वहाँ पे देखे थे उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट देखिए, कौन वाक्य में बालाघात कर नियम के प्रभावित करेला। जो बालाघात होता है, उस बालाघात का नियम वह किसको प्रभावित करता है। संज्ञा सर्वनाम कर, विशेषण कर, क्रिया या देवल सभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवल सभे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।